क्लास दें? क्या? क्लास दे दें? क्लास नहीं ना, अपने आप कैसे बंद हो जाता है। सी नंबर, व्हाट आर द एवरेज AQI स्कोर, व्हाट आर द एवरेज AQI स्कोर ऑफ 3 month, व्हाट आर द एवरेज AQI स्कोर ब्रैकेट में है ऑफ ऑल 4 सिटी ऑफ 3 month। सब सिटी का, चारों शहर का आप जो है एवरेज AQI निकालिएगा तो 3 month का ही ना है, क्योंकि अगर यही AQI अगर हम कह रहे हैं ये दिल्ली का है तो इसका एवरेज जो होगा तीनों को जोड़ देंगे 3 से। तो जिस तरह से आप दिल्ली का निकालेंगे उसी तरह कानपुर का, उसी तरह मेरठ का, उसी तरह लुधियाना का। बोले तो यही हो गया एवरेज AQI चारों शहर का, है कि नहीं? दिल्ली का औसत AQI, औसत AQI, औसत यही है एवरेज, बराबर 391 प्लस 339 प्लस 180। ये 3 month का है इसलिए 3 से भागा देना पड़ा। किससे देना पड़ा भागा? 3 से। 4 month का रहता तो 4 से। तो अब इसको जोड़ करके कितना हुआ? 910। तो 910 बाय 3 बराबर 300। यही हो गया आंसर आपका। नहीं दिखने दो, हम क्या करें? ये वाला वो छोड़ो ना, नहीं दिखता है, नहीं दिखता। जैसा सिस्टम रहेगा वैसा ही कम आएगा। ओह, बीच में इतना नाप करके थोड़े होता है, स्टेचू नहीं ना हम। दिल्ली हो गया, कानपुर, का औसत AQI बराबर कानपुर मेरठ, ठो है कि टो है जी? ठो है। मेरठ का औसत AQI, बातें नहीं करें, बातें करना है तो बाहर निकल जाइए, गांधी मैदान में गप कीजिए। हम अकेले पढ़ाएंगे खाली बेंच को। हम ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरठ के बाद लुधियाना, लुधियाना का औसत AQI बराबर 450 प्लस 297 प्लस 192 बाय 3 बराबर 414 प्लस 342 प्लस 179 बाय 3। 377। अगर हम कोई गलत डिजिट लिखे हैं तब आप बोलिएगा जरूर, है कि नहीं? अगर कोई डिजिट गलत लिख दिए तो बोलना है। +315 प्लस 179
बाय 3 बराबर। आप लोग जोड़े हैं, कानपुर का कितना आया था? उसका 939 है। वेरी गुड, 939 बाय 3, तो 313, ये हुआ आंसर। जी। इसका कितना आया था मेरठ का? मेरठ का? हाँ, मेरठ नहीं ना, कानपुर। अरे कानपुर हो गया, हो गया सर, ठीक। मेरठ। 935 935 बाय 3 कितना हुआ भागफल? हो गया आपको 311.67। 311.67, वेरी गुड। इसका योगफल कितना हुआ? लुधियाना का? लुधियाना का AQI, टोटल AQI होगा तभी ना एवरेज निकलेगा। जी। 871 871 बाय 3 दो 290.33। हो गया। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। ये सब में सिर्फ है आप सावधानी। अगर घर में सावधानी से काम किए हैं तो परीक्षा में भी सावधानी। घर में कभी काम नहीं किए हैं तो ऐसा हो सकता है परीक्षा में भी आपका मतलब टीचर तो देखेंगे सीधा ऐसे करेंगे, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ऐसे करके 4 नंबर दे देंगे। जहां गलत रहेगा काट देंगे। और आगे आगे फोटो खींचो ना, उतना दूर से खींचोगी तो अच्छा फोटो थोड़े आएगा। क्या लाइव है तो ऑनलाइन, हम तो कहते हैं हर क्लास को ऑनलाइन कर दीजिए। हमारे पास अगर हो सकता है, मेरा कभी मूड अगर ऐसा होगा ना तो पूरे DI को प्रतिरोज लाइव ही कर देंगे। पढ़ो मंगनी में पढ़ो। लेकिन वैसा अभी मूड मेरा बन नहीं रहा। पूरे सिस्टम के साथ लाइव। If we make pie chart of AQI score of city Kanpur, then what will be the central angle for month December? कहता है आप जो कानपुर का फिगर देख रहे हैं बार चार्ट में, मान लीजिए ये है फिगर कानपुर का। इस फिगर को अगर हम पाई डायग्राम में दिखाएंगे तो पाई डायग्राम में एक सेक्टर होगा अक्टूबर का, एक सेक्टर होगा नवंबर का, एक सेक्टर होगा दिसंबर का। तो उस तीनों सेक्टर का जो मान लीजिए आप पोजीशन देखिएगा, सब सेक्टर एक समान होगा नहीं, क्योंकि आप डेटा के आधार पर देख रहे हैं। डेटा जो है अलग अलग है, तो डेटा जब अलग अलग है तो एंगल भी अलग अलग होगा। जो बड़ा डेटा है तो वो पाई डायग्राम में सेक्टर भी, खुश रहो बाबू, खुश रहो, पाई डायग्राम में भी बड़े सेक्टर में ही रहेगा कि नहीं। आप ये ध्यान से सुने, पाई डायग्राम जो बनाइएगा, बनाना नहीं है, हम कल्पना करने के लिए कहते हैं। आप जो यहाँ फिगर में देख रहे हैं कानपुर शहर का, ये 450 AQI अक्टूबर का, 297 नवंबर का, 192 दिसंबर का, ये फिगर बार का है। ये फिगर प्रेजेंट टाइम जो है 1 डायमेंशनल है।
इसको अगर आप 2 डायमेंशनल कर देंगे, पाई डायग्राम 2 डायमेंशनल हो गया, पाई डायग्राम क्लोज फिगर हो जाता है। ये क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है। और जब ही क्लोज होगा तो उसमें जो 3 सेक्टर बांटेंगे, तो सबसे बड़ा सेक्टर होगा अक्टूबर महीना का, क्योंकि अक्टूबर महीना का जो वैल्यू है 450 AQI है। नवंबर महीना का उससे छोटा सेक्टर होगा, खंड, उससे भी छोटा खंड जो है दिसंबर का होगा। लेकिन इस तीनों का जोड़ जो होगा, जब भी पाई डायग्राम हम बनाते हैं, पाई डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए 3 सेक्टर की ही बात उठी, समझे, ABC 3 सेक्टर हुआ। हम कोई ऐसा नहीं है वैल्यू तेल्यू नहीं, लेकिन अंतर कर ही दिए हैं, आप यह भी महसूस कर रहे हैं। A + B + C बराबर 360 डिग्री होगा कि नहीं? इस बात को समझते हैं कि नहीं? लेकिन कभी क्या रहेगा, ABC परीक्षा में डेटा फॉर्म में रहेगा, कभी जो है या डिग्री फॉर्म रहेगा, डिग्री फॉर्म रहेगा, या परसेंटेज फॉर्म रहेगा। 3 टाइप का फॉर्म होता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, यही है पाई। और ये पाई में 3 टाइप की स्थिति आती है। A + B + C बराबर जब 360 डिग्री है, तो प्रतिशत में बात करेंगे तो वो है कितना, वह है 100%। और वैल्यू में अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम जो है, तीनों को जोड़ करके कितना है, A का मान कितना है, मान लीजिए 450, B का मान कितना है 297, 3 का 80 का मान कितना है 192, सब जोड़ करके कितना है 900। जोड़ना पड़ेगा तो जोड़िए ना, हाँ 939। एक बात जानिए, यह डॉट डॉट यह चेंज हो सकता है, लेकिन यह फिक्स्ड है, यह भी फिक्स्ड है। 360 भी फिक्स्ड है और 100 भी फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, ये तो बदलते जाएगा। अभी जैसे इसका 939 आया कानपुर शहर का, ये किसका बनाए हैं, कानपुर का बनाए हैं आप, ठीक है। तो कानपुर का बनाए हैं, तो इस ढंग से आप मान लीजिए समझ गए। जो कहता है, जो फिगर जो बनाइएगा, ये तो 939 जो है इसको डिग्री में बदल देंगे। 939 में 192 है। दिसंबर में टोटल AQI कितना है, नहीं, टोटल AQI है 939। पहले आप सॉल्यूशन कीजिए ऐसे करके। क्या नाम है क्वेश्चन का, डी। कानपुर का कुल AQI स्कोर बराबर 450 प्लस 297 प्लस 192 बराबर 939। दिसंबर का दिसंबर में कानपुर का AQI बराबर 192, ठीक है। इसलिए
दिसंबर के लिए कोण क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। दिसंबर के लिए कोण बराबर, दिसंबर के लिए कोण, अब केंद्रीय हटा दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर 939 में जब 192 है तो एक में 192/939, ठीक है, इसलिए 360 डिग्री में। तो अब कट करके कैलकुलेटर का यूज कीजिए और बताइए जो कि कितना डिग्री होगा, और मार्क्स मिल गया। पाई डायग्राम बनाना नहीं है, पूछ रहा है बस दिसंबर के लिए अगर पाई डायग्राम बनाया जाता तो कानपुर शहर के AQI को प्रदर्शित करने के लिए पाई डायग्राम बनाते, तो ऐसा ही नहीं बनता। तो ये किस किस फॉर्म में दिखाया जा सकता है सेक्टर को? नहीं, सेक्टर को डेटा फॉर्म में दिखा सकते हैं, डिग्री फॉर्म में दिखा सकते हैं और परसेंटेज फॉर्म में दिखा सकते हैं। तीनों फॉर्म होता है, जिसमें अगर डिग्री फॉर्म है तो वो फिक्स्ड है 360 डिग्री होगा, परसेंटेज फॉर्म है तो बराबर 100% होगा सब जोग। लेकिन डिग्री तो डेटा जो है वो ओपन है, डेटा ओपन है, वो जो जितना भर सकते हैं आप। ओके, बातें नहीं होनी चाहिए। कितना हुआ कैलकुलेट करके? 73 73.61 डिग्री आंसर। ये एक्यूरेट नहीं आता है इसलिए आप नियरली लिख दीजिएगा, और नियरली नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नियरली सब जो है ना वो नया नया बच्चे सब लिखते हैं। टीचर समझ गए जो एक्यूरेट नहीं काटेगा, एक्यूरेट काटेगा तब। अगर हम नियरली नहीं 73.61 ही लिख के छोड़ देते तो टीचर क्या समझ लेते जो कि एक्यूरेट है, ये नहीं, क्योंकि काटेगा ही नहीं। तो इसलिए नियरली लिख दिए, लेकिन नहीं भी अगर नियरली लिखेंगे तो उससे कोई विद्यार्थी 73.6 ही लिख दे, डिग्री हो गया। मिटा देते हैं इसको। फोटो खींच ले लो, ये छोड़ नहीं, यहाँ लाइव क्लास हो रही है, हम यहाँ से 4 बजे निकलेंगे। आकर के तुम तो और चले जाओ, बने प्रभात नर्सिंग होम के पास जाके बैठो। बोले तो ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। यहाँ जो है ना बिहार खिचड़ी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्सिंग लाइन। हम तो रांची में जाते हैं तो क्लास के स्टूडेंट को कह देते हैं सब निकलिए, तो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जाके कहिए डायरेक्टर को, कह दीजिए मेरे बारे में बोल रहे हैं सर, ऑनलाइन क्लास रहे हैं, सब क्लास से निकाल दिए। और हमको कोई फर्क नहीं रहता है विद्यार्थी रहे या ना रहे, हम टॉपिक को सोल्व करते हैं ना। अब आइए डी के बाद ई में, व्हाट इज एवरेज AQI स्कोर ऑफ 4 सिटी ड्यूरिंग मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब एवरेज AQI अक्टूबर का निकालना है, नवंबर का निकालना है और दिसंबर का निकालना है, ठीक है। उस समय निकाले थे शहर का AQI, दिल्ली का, कानपुर का। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर C। लखनऊ कहाँ से आ गया जी? जो मन हो बोल दे, मेरठ बोल दो, पटना का भी। इससे पहले C नंबर में हम लोग एवरेज जो AQI निकाले थे शहर का, और इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं महीना का। यहाँ पर विद्यार्थी का थोड़ा सा क्वेश्चन में नेटवर्क घूमेगा, जो कि कहीं ऐसा तो नहीं C और E एक ही है, C और एक नहीं है, अलग अलग है। C कहता है
शहर का एवरेज निकालो, और ई कहता है मंथ का एवरेज निकालो। जब मंथ का एवरेज निकालेंगे तो अक्टूबर का कानपुर का भी, दिल्ली का भी होगा, AQI कानपुर का भी होगा, अक्टूबर का मेरठ का भी होगा, अक्टूबर का लुधियाना का भी होगा। चारों को जोड़ करके 4 से भागा दे देंगे। ई नंबर अक्टूबर का पहले निकाल लेते हैं। हाँ, अक्टूबर का AQI, अक्टूबर का औसत AQI, औसत AQI। थोड़ा सा सावधान, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को साथ साथ लीजिए। सी में जो है किसका मतलब सिटी एवरेज है, वो सिटी एवरेज, और ई जो है मंथ एवरेज है कि नहीं, मंथ एवरेज। ठीक समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों एवरेज ही है, लेकिन एक में सिटी का एवरेज निकालना है और एक में मंथ का एवरेज निकालना है। तो इसमें सिटी का एवरेज निकालेंगे तो 4 गो निकलेगा, दिल्ली का, कानपुर का, मेरठ का, लुधियाना का। अब मंथ का एवरेज निकालेंगे तो 3 गो निकलेगा, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। तो इस दोनों क्वेश्चन को जो आमने सामने रख दिया है ना, तो विद्यार्थी को कुछ देर के लिए खटकेगा परीक्षा हॉल में, झोंक में बनाएगा। अगर ये सोचेगा दोनों सवाल एक ही है तो वो 6 नंबर बहा देगा, बर्बाद करके आ जाएगा। 36 में तब 30 ही आएगा। 6 नंबर है कि नहीं इसमें? नहीं है, वो झोंक में निकल जाएगा वो। अक्टूबर में औसत AQI बराबर 391 प्लस 450 प्लस 414 प्लस 317 बाय 4। ऑब्वियसली चारों शहर का नहीं आ गया इसमें, बराबर जोड़ करके कितना हुआ? वन 1632 बाय 4 बराबर 408 आंसर। अच्छा, इससे सहमत, अच्छा दोनों को आमने सामने हम क्यों रखें? इसके पीछे कारण था, जो कि दोनों में अंतर है, दोनों सवाल एक ही नहीं है, इसलिए बोले। एक में AQI मंथ का एवरेज, एक में AQI सिटी का एवरेज। देखिए, अगर तब भी किसी के माथे में कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर आप हमसे अपने कंफ्यूजन को दूर करें, एक लाइन में बता दिए। नहीं आ रहा है तो घर में जोड़ना, नहीं आ रहा है तो घर में जोड़ना। नवंबर, ओह छोड़ो ना, 1632 तुम रवीना बोली थी ना, हम ओके कर दिए ना, तो बहस मत करो। नवंबर का फिर एक बार देखो मन ही मन, नवंबर का औसत, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अक्टूबर का हो गया, नवंबर का औसत AQI। आप लोगों का जोड़ भी हम गलत लिख हो जाता है, 1632 है, ये अंजो दीदी बोल दीजिए कि गलत है 1632, अभी भी नहीं पढ़ रहा है। जोड़ो तो 391 जोड़ 450 जोड़ 414 जोड़ 317। रवीना को तुम हल्के ढंग से ले रही हो क्या?
नहीं नहीं तो हम तब ओके कर देते। तुमको क्या लगता है तुम 1632 नहीं बोलती तो हम लिख देते हैं। हम भी तो जोड़ रहे हैं 1632 हुआ। अरे नेटवर्क फेल कर गया होगा कोई बटन का। 1632 नवंबर का औसत AQI नवंबर 339 प्लस बहुत दुर्भाग्य है 297 342 एक बात कहें हम क्लास से निकल जाएंगे क्या? 1632 अभी भी नहीं पूरा आप लोगों का जो क्या तुम नहीं बोल रही हो? पूर गया 1632। फिर से करो तो जी 1572 3 बार कर चुकी हो ना। किसी से नहीं पूछना, उसका आता है तो 0 नंबर आएगा उसको परीक्षा में। 339 किसका 432 ये अभी सब जोड़ने दो ना। 339 जरा हल्ला मत कीजिए, ऑनलाइन क्लास है। 339 297 नवंबर का ओह मत बोले 342 315 बाय 4 एक शब्द नहीं केवल हमारी आवाज आएगी। 1293 बाय 4 बराबर 323.25 आंसर। छोड़ो ना, जब एक्यूरेट कट जाता है तो तब काहे छोड़ेंगे? तुमको कैलकुलेटर में नहीं दिखता है जो एक्यूरेट कट गया? 25 के बाद अंक भी है क्या? तो ऐसी गलती मत करो। ओह 72 है ना, ऑफिस में बात करना। तो 2 आदमी का कैलकुलेटर में कैसे आ रहा है 1632? इसके कैलकुलेटर में, इसके कैलकुलेटर में। हम सुनो ना, माथा तो तुम लोगों का है रोड पर। 7 4 11 11 1 12 12 के 2 हाथ में रहा 1 1 1 2 2 1 3 3 5 8 8 9 7। गलत लिखे हैं क्या डेटा? 391 450 414 377 है। यही न गलती हो रहा था। आखिर कुछ नहीं, कुछ तो मान लीजिए कैलकुलेटर का यहां पर 77 था ना, तो नहीं तो आप अपना डेटा भी तो चेक करते। आखिर पकड़ाया ना, ठीक है बढ़िया हुई बात। इतना 377 हुआ कि नहीं? लिखा हुआ था कितना? 317। तो कहां से पूरता? हम तो मान लीजिए यहां पर बोले क्या 377 और लिखे क्या 317, लेकिन वो तो अपने फिगर से न जोड़ती है, हमारे फिगर से नहीं जोड़ती है। स्टूडेंट को अपने फिगर से न जोड़ना चाहिए कि हमारे फिगर को जोड़िएगा। हम बोले 377 और लिखे कितना 317, इसलिए इस टाइप की स्थिति आ गई थी। अब जैसे 339 297 342 और 315। सपोज कीजिए यहाँ हम बोलते हैं 315, लिख देंगे 415, तो कुल योग जो है ये तब 1293 होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा। ये कट करके हो गया। ये तो बोल दिए थे आंसर कितना आया था 323.25 आंसर। ठीक है, ये सब इशू नहीं है। कोई भी विद्यार्थी अगर इसी को अगर ये देख लेता, सर जो है प्रकाश सर 377 के बदले में 317 लिख दिए हैं, योग जो है 1632 लिखे हैं, तो इसका अर्थ है जो कि उसे पता है, जो फिगर के अनुसार से कोई स्टूडेंट अगर बोल दिए जो 1632 है तो लिख दिए।
यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। हाँ, परीक्षा हॉल में तो इशू बन जाता है, हल्ला करके ऑनलाइन आप पढ़ाइएगा, गरजिएगा, तो ऐसा हो सकता है 377 को 317 लिख दिए। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़े है जो कि हम गणित नहीं जानते हैं, जो बोला जो कि आपने गलत लिख दिया वो गणित जानता है। हम गणित यह जानते हैं, बिहार में एक लाइन लिख देंगे ना तो बहुत कम आदमी उसको पढ़ पाएंगे, बस एक लाइन में बोल दिए। हम गणित इतना जानते हैं, एक लाइन लिख देंगे तो बिहार में बहुत कम आदमी है उसको पढ़ पाएंगे क्या लिखे हैं गणित में। तो बच्चा वाला चीज है, 5 क्लास का चीज है। यह चीज आप लोगों को बताना चाहिए, सर 377 के बदले में 17 लिखा चला गया, यह चीज तो गौर नहीं कीजिएगा। हम मैथमेटिक्स यूपीएससी ऑप्शनल को 10 साल पढ़ाए हैं। ये तो बच्चा का गणित है, 5 क्लास का गणित है। लो सुनने वाले सुन ले, ऑनलाइन ऑप्शनल 10 साल पढ़ाए हैं, 20वीं सदी के अंतिम दशक 10 साल। तो तब क्या 5वां का गणित नहीं है तो हमारा तो बेटा सब बना देता है, सब हिसाब। अरे जीएस में यही चीज पूछी जाती है ताकि आप लोग जो अफसर बनिएगा हिसाब झाड़ी रुपया का गलत नहीं कर ले, नहीं तो बड़ा बाबू ठग लेंगे। इसीलिए सिंपल गणना करना जानिए। उसके बाद कौन था इसमें? हो गया ये कंप्लीट? नहीं नहीं, दिसंबर में है अभी। दिसंबर ये अभी ई ही चल रहा है। दिसंबर का औसत आयु नहीं, औसत AQI। प्लीज मत बोले, हाथ जोड़ के कहते हैं आप लोगों को। ऑनलाइन क्लास है आज। दिसंबर का औसत आयु 180। हाँ, गलत कुछ लिखें तो आप लोग कहिए, जो 180 के बदले में सर 108 आप लिख दिए हैं। अगर यह नहीं कहते हैं तो क्लास हॉल से निकल जाइए, मेरा यही तेवर है। जब रहते हुए भी आप हमको गलत लिखवाते हैं तो आप चेक क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं? 180 प्लस 192 प्लस 179 प्लस 179 बाय 4 बराबर 730 बाय 4 बराबर 182.5 आंसर हो गया। ई भी हो गया। एफ पर आइए। नवंबर से दिसंबर तक मेरठ में AQI स्कोर में कितने प्रतिशत की कमी आई? नवंबर से दिसंबर मेरठ में। मेरठ आप देख रहे हैं, मेरठ का ये तीसरा फिगर जो है मेरठ है, चौथा फिगर लुधियाना है। चौथा फिगर से लेना देना नहीं है मेरा। दूसरा फिगर कानपुर है और पहला फिगर दिल्ली है। तो मेरठ में आप देख रहे हैं नवंबर में AQI है 342 और दिसंबर में है 179। तो आपको पूछता है नवंबर की तुलना में दिसंबर में परसेंटेज डिक्रीज है कि नहीं, कमी हुई है ना नवंबर में, और दिसंबर में जो AQI देख रहे हैं नवंबर में ज़्यादा है, दिसंबर में कम है। तो हाँ, प्रतिशत कमी बराबर 342 माइनस 179 बाय 342 गुना 100। अब कट के कितना हो जाएगा? 80
बोलिए कैलकुलेट करके। रवीना बोलो कितना होता है कैलकुलेट करके। सर कैलकुलेट करके सर 42.67। एक बार फिर से करो। पहले ये देखो 342 माइनस 179 का अंतर कितना होता है। 163। तो 163 पर डबल जीरो दे दो और तब 16,300। हाँ 342 से भगा दो। सर 47.66। इसके पहले क्या बोली थी? 42 बोली थी, इसलिए बोली। जी 47। तुम बोली थी इसके पहले क्या? क्यों बोली? ठीक से बोलो। 47.66% आंसर। ये सब तो पान सुपारी है। ये सब विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी से परीक्षा में गलत बनता है वो कभी जिंदगी में डीआई का जो एक पैटर्न है वो बनाया ही नहीं है। आपको प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, चाहे औसत, ये सब चीज गलत बनने का अर्थ है आप अपने ट्रेडिशन को नहीं जानते हैं। एफ के बाद जी, जी जी जी। अक्टूबर में कानपुर में AQI दिल्ली से कितना प्रतिशत ज्यादा है? अक्टूबर में कानपुर का AQI, अक्टूबर में कानपुर का AQI 450 है AQI, और दिल्ली का है कितना? 391। कितना परसेंट अक्टूबर का ज्यादा है? इसका मीनिंग है, क्वेश्चन का मोड कह रहा है दिल्ली की तुलना में अक्टूबर महीना में दिल्ली की तुलना में कानपुर के AQI स्कोर में, यानी अक्टूबर में, ठीक है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? लैंग्वेज फिर बदल के ही उल्टा कहें तो बात एक ही है। दो वेरिएबल मेरे पास है, एक का कह रहा है 450 वैल्यू है और दूसरे का वैल्यू जो है, एक का है वैल्यू कितना 450 और दूसरे का वैल्यू है कितना है? तो ये जो है निश्चित ज्यादा है इससे। तो कितना परसेंट ज्यादा है? कितना परसेंट ज्यादा है यह पूछे, यही ना है ज्यादा। अच्छा है यह पूछे इसकी तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बात एक ही है। अब लिखेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत ज्यादा नहीं लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। 450 माइनस 391 बटे 391 गुना 100 बराबर 450 माइनस 391 बटे 391 गुना 100। ये सब चीज वही नहीं बनाते हैं परीक्षा हॉल में जो क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं। 15 पॉइंट का है, बढ़ा नहीं सकती हो 0.9%। एच दिल्ली में आप देख रहे हैं, एफ में भी वही बात, जी में भी वही बात, एच में भी वही बात। दिल्ली दिसंबर में मेरठ का AQI स्कोर कानपुर से कितना प्रतिशत कम है? दिसंबर में मेरठ का AQI स्कोर प्रतिशत कमी बराबर दिसंबर का कानपुर का और मेरठ का देखना है। कानपुर का, मेरठ का। कानपुर का है AQI 192 और मेरठ का क्या है 179, कम है ना। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, किसकी तुलना में? कानपुर की तुलना में। तो जिससे तुलना करते हैं वो तो नीचे होता है, जानते ही हैं आप लोग, जिससे तुलना करते हैं 192।
अब बची बात ऊपर में वृद्धि या कमी। वृद्धि जब होता है या कमी होता है तो जब भी घटाते हैं तो बड़े डेटा में ही घटाते हैं। तो बड़ा डेटा किसका है? कानपुर का ही है ना, इसलिए 192 अब माइनस 179 गुना 100 बराबर कितना परसेंट हुआ? 6.77% आंसर हो गया। यानी एच, एफ और जी ये तीनों सवाल यार जिसका गलत होता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि 72 में एक भी नंबर आ जाएगा। 72 में 0 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 0। अगर इस तीनों में गलती होता है, जैसे एच गलती हो जाए, एफ गलती हो जाए और जी गलती हो जाए तो उसको 0 नंबर आएगा परीक्षा में। क्योंकि आप प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि भी एक होता है सिंपली प्रतिशत, सिंपली वृद्धि कमी नहीं। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो प्रतिशत लिखते हैं क्या है? ए बाय बी गुना 100। लेकिन वृद्धि कमी में घटाना पड़ता है, वृद्धि कमी में घटाना पड़ता है। लेकिन सिंपली प्रतिशत अगर पूछे तो उसमें घटाने की जरूरत नहीं है। या तो a बाय बी गुना 100 होगा या तो b बाय ए गुना 100 होगा। वो प्रश्न के लैंग्वेज पर निर्भर करता है जो क्या पूछ रहा है कि नहीं? जैसे कहेंगे a इज व्हाट परसेंट ऑफ b तो a बाय बी होगा। और जब कहेंगे b इज व्हाट परसेंट ऑफ a तो b बाय ए होगा। कंपैरिजन जिससे करेंगे वो डिनोमिनेटर बनेगा। आइए फटाफट अब आप लोग, हाँ इसके बाद फिर आइए 8 में कम समय लगने वाला सवाल बार डायग्राम पर आइए। अब देखिए किसी का भी, मेरा ही हो कि आपकी हो कि आपके दोस्तों का हो, अगर परीक्षा में प्रतिशत वगैरह चाहे डीए के समान सवाल को गलत बना के आते हैं तो इसके पीछे कारण है, उस पर आप गंभीरता से काम नहीं किए, उसके प्रति अगंभीर रहे। ठीक है ना? प्रतिशत यार गलत निकाल देना, औसत गलत निकाल देना, रेशियो गलत निकाल देना, ठीक वैसे ही है अपने पिताजी का नाम गलत बता देना। अब सोचिए इसको कहने का सेंस क्या है जो हम क्या बोल दिए। अपने पिताजी का नाम गलत बताते हैं अगर प्रतिशत, रेशियो, एवरेज गलत निकालते हैं। आइए 8वां का, 8 का भी 7 का भी अभी हम क्या हल किए थे, या ही ना? ओके। अरे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 मंडे को लाइव कर देंगे। ठीक है? आज तो मेरा जो क्लास चल रहा था बिहार नमन में बार डायग्राम, बस एक सवाल हमको बताना था जो बताए थे, जो अभी तक में, अरे 11 बैच बीपीएससी की है, 7 बैच कंबाइंड बैच है, 11 7 18 बैच, दैट इज 18 बार डायग्राम का क्वेश्चन है। 18 में जो सबसे क्लाइमेक्स है वो सीडीपीओ का 2000 बैच का क्वेश्चन है, उसको हम कल पढ़ाएंगे, जो कि आज भी टीचर और स्टूडेंट के लिए चैलेंज है बनाना, लेकिन उसको हम लाइव नहीं करेंगे। सब स्टैंडर्ड चीज़ को लाइव ही कर दें ये संभव नहीं है। उसको हम क्लास वाले स्टूडेंट को पढ़ाएंगे कल, और कल जब वो पढ़ा देंगे तो मेरा बार डायग्राम ख़त्म हो जाएगा। तब उसके बाद सोमवार को इस ये जो 7 8 बच गया इसको पढ़ा देंगे। ठीक है? अब मंगलवार से नेक्स्ट टॉपिक, जब बार पढ़िए तुरंत उसके बाद लाइन ही पढ़िए, क्योंकि बार और लाइन में कोई फर्क नहीं है, नाम अलग अलग है, नेचर समान है।
लाइन पढ़िए। पढ़ने का भी ऑर्डर होता है, बिकॉज एन ऑर्डर इज टू बी ऑब्जर्व इन ऑल थिंग्स। हम ऑर्डर में पढ़ाते हैं। पाई ही जो है वो सबसे अलग है, वो एरिया डायग्राम है, उसको बीच में मत लाइए। या तो सबसे पहले पाई डायग्राम पढ़ा दीजिए या तो सबसे अंत में पाई डायग्राम पढ़ाइए। कोई भी जो समझ रखते हैं टेबल बार लाइन, एक लाइन में पढ़ा दीजिए आप तीनों को। तीनों का प्रवृत्ति एक है, नाम तीन है। नाम तीन है, टेबल बार लाइन, लेकिन नेचर, हाँ, फिनोटाइप जो है नाम अलग अलग होना, दिखना अलग अलग है, लेकिन जीनोटाइप एक है। जीन जो है वही परसेंटेज, वही एवरेज, वही रेशियो। चलिए 8, जीन जो है आनुवंशिक श्रृंगार है, अब फिनोटाइप जो है बाह्य श्रृंगार है, जो बाहर से दिखता है, लंबा है, नाटा है, गोरी है, काली है, ठीक है ना। लेकिन जीन जो होता है वो आनुवंशिक श्रृंगार है। चलिए आइए इसका ए नंबर फटाफट। द बार डायग्राम आप लोग निकालिए। यह देखिए निश्चित रूप से ये क्या किया, किसी का हक खाया। बार दो क्वेश्चन पूछने का अर्थ है जो कहाँ कौन एक सवाल चला गया, एक चैप्टर चला गया, लाइन चला गया। कहाँ कौन चैप्टर चला गया, लाइन चला गया, क्योंकि 4 चैप्टर है ना, तो 4 चैप्टर में 3 ही चैप्टर से सवाल हो गई। 7 में आप देखें टेबल है और बार है। 8 में आप देख रहे हैं क्या, पाई है और बार है। इसका मतलब क्या, एक चैप्टर गायब हो गया, लाइन गायब हो गया। तो वो आज़ादी आयोग के पास है। हम गायब कर दिए तो चलो कोई चीज़ डबल भी तो कर दिए। बार डायग्राम का 2 क्वेश्चन कर दिए, तो 8 का बार। ये जो है देखिए, इस बार का क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे सिंपल बार। इसके पहले जो हम लोग बनाए मल्टीपल बार, मल्टीपल बार। ये बार जो बता रहा है, द बार डायग्राम गिवन बिलो शो प्रेजेंट करेंसी वैल्यू इन रुपीज ऑफ 10 डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल $1 बराबर RS 89.6। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। 10 विदेशी देश का करेंसी किसमें है, रुपया में है। किसमें है, रुपया में है। पहला देखिए फिगर और क्वेश्चन आप लोग बाद में देखिएगा। एक केवल जो हम कह रहे हैं उसको केवल ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद फिगर देख लीजिएगा। इस फिगर में सरल दंड चिट में 10 दंड बना हुआ है। 10 दंड में जो है अलग अलग दंड का जो लेंथ दिखाया गया, 10 दंड ये हो गया ना, 10 दंड, 5 5 10, सबका लेंथ अलग अलग जो है, इसीलिए सबका वैल्यू अलग अलग है। वह वैल्यू जो है रुपया में है, वह वैल्यू क्या है, लेकिन देश जो है वह विदेशी है। लेकिन विदेशी जैसे कहता है, जो एक बार समझाने के लिए बता दिया वो क्वेश्चन में, $1 अमेरिकी बराबर 89.6 रुपये। एक के बारे में बता दिया। तो एक के बारे में जब बता दिया तो आप फर्स्ट बार जो देख रहे हैं और आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसमें बार का लेंथ 89.6 है ना, और उसके नीचे में लिखा हुआ है ना $। बस अब इसी तरह अब दूसरे में आपको बार जो है उसके नीचे में लिखा हुआ है यूरो। तो यूरो में रुपया का वैल्यू कितना है, 1 यूरो बराबर 103 एंड सो एंड देख लिए, 1 यूरो बराबर 103.2 रुपये। 1 अमेरिकी डॉलर बराबर 89.6 रुपये, है कि नहीं। फिगर में यही दिया हुआ है। सब विदेशी
को रुपये में कन्वर्ट किए हैं और रुपये में कन्वर्ट करके वैल्यूएशन बताते हैं, जो कि देखिए विदेशी मुद्रा, इसमें सबसे पावरफुल विदेशी मुद्रा कौन है बोलिए फिगर देख करके तो? हाँ, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड जो है, एक ब्रिटिश पाउंड का कीमत रुपया में हो जाता है 117.4 रुपये, इतना एंड सो ऑन। कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूरो इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर? अब देखिए, बहुत अच्छी बात है यह क्वेश्चन। फिर सब बढ़े नहीं बना, इस क्वेश्चन को बनाने में दिमाग लगेगा। कहता है क्या, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में यूरो का मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्या कहता है? अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में यूरो का, और जो लाइव भी देखना पसंद करेंगे वो जैसे अभी 7 का अथवा बार डायग्राम का पढ़ा है ना, ऐसे करके जूम कर अथी करके स्किप करके उसको हटाएंगे और वो आएंगे 8 पर। यही चीज़ जानने के लिए इस हिसाब को प्रकाश सर ने कैसे बनाया। अमेरिकी मुद्रा के संदर्भ में यूरो का मूल्य बताइए, एकदम बता देंगे आराम से, सब डेटा मेरे पास दिया हुआ है। देखिए, RS 89.6 प्रश्नानुसार अच्छा चित्रानुसार, जो भी लिखे सब सही है, समझे? दोनों चलेगा। प्रश्नानुसार लिखिए कि चित्रानुसार लिखिए। RS 89.6 बराबर 1 US डॉलर है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? फिगर में पहला फिगर तो दिया हुआ है। 1 US डॉलर बराबर 89.6। इसीलिए 1 RS बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, RS1 है। RS1 बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? भागा चला जाएगा 1/89.6 US डॉलर। कोई दिक्कत? 1 रुपया बराबर इतना डॉलर होता है, तो हमको यूरो का रुपया में वैल्यू दिया हुआ है ना, यूरो का रुपया में वैल्यू कितना है? 103.2। इसीलिए 103.2 बराबर डॉलर में जो हो जाएगा 103.2 बटा 89.6 US डॉलर। इस हिसाब में दिमाग लगता है, ये सब नहीं बना पाएगा परीक्षा में। आप देख सकते हैं कितना कैसे उठाए हैं। हमको यूरो को बतलाना है किस रिस्पेक्ट में? अमेरिकी डॉलर के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू। तो 1 रुपया जब इतना डॉलर है, तो इतना रुपया इतना डॉलर होगा नहीं कि नहीं? सहमत है कि नहीं? तो ठीक है, तो जरा कटा दीजिए। अच्छा रुकिए और कटाइए बात, इतनी भी जल्दी क्या है? लीजिए, या इसको आप यह भी तो लिख सकते हैं, RS 103.2 को 1 यूरो। फिगर देखिए, 1 यूरो का ही वैल्यू है, बराबर 103.2 बाय 89.6 US डॉलर। अब क्या? अब तो भागा दीजिए, आंसर निकल गया। बराबर
1.15 US डॉलर नियरली। आंसर 1 यूरो जो होगा अगर हम पे करेंगे तो डॉलर वाले को देना पड़ेगा 1.15 डॉलर। 1 यूरो अगर हम पॉकेट से निकालेंगे तो अमेरिकन को डॉलर वाले को पेड करना पड़ेगा 1.15 डॉलर, क्योंकि आप जानते हैं फिगर से भी यूरो का वैल्यू डॉलर से अधिक है कि नहीं। अगर 1 डॉलर 89 रुपया है, 89.6 ही रुपया है, तो 1 यूरो 103 पॉइंट समथिंग है, 103.2। ये आंसर खुद ये देखिए, ये हुआ सवाल, ये दिमाग से बना, ये सब आदमी नहीं बना सकते। इस सवाल को सामाजिक नहीं कहा जा सकता है, इसको अभिजात कहेंगे, इलिट। हाँ, लेकिन जस्ट दूसरा फिर जो है सब बढ़े। लीजिए, कहता है बार चार्ट में दर्शाई गई मुद्राओं में से किस मुद्रा का मूल्य रुपये में अधिकतम और न्यूनतम है। अब ले लीजिए, ऐसे करके 10 गो लेंथ खड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यही पूछ रहा है। क्या ये हिसाब सब बनाएंगे ना। अधिकतम कौन है, न्यूनतम क्या। अरे बूढ़ा आदमी है, जरा जोर से बोलो। कोई हम पढ़ लिख के एक बात देते हैं, हमको मर जाते हैं ना तो कम से कम माया से मुक्ति मिल जाता। हमको कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, जोर से बोला करो। हाँ, तो समझ गए, जापानी येन का लेंथ जो है धरती से ज्यादा ऊपर उठना ही नहीं चाह रहा है, फिगर बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। जो कि शायद 0.6 रुपये है, 0. सही बोले कि गलत। हाँ, तो पूछता है तो लिखिए उत्तर इसका। ये स्मार्ट है कि नहीं क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन है। समझ गए ना। और नहीं समझे तो फोन करके पूछिएगा, ठीक है। नहीं समझे तो फोन करके पूछिएगा। हम लटके नहीं न रहेंगे। बी पूछ रहा है क्या, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू बराबर RS 117.4 ये है ब्रिटिश पाउंड। मिनिमम वैल्यू बेचारा लिख भी है, बार चार्ट में दर्शाई गई मुद्राओं में, तो थोड़ा खराब लगता है। क्यों लिखेंगे, बार चार्ट से स्पष्ट है कि बेचारा तो लिख ही दिया है कि नहीं। फिर लिखना उचित लगता है। हमको स्मार्ट समझा जाएगा, नहीं बेवकूफ समझा जाएगा। लिख ही दिए हैं हम प्रश्न में। मिनिमम, बंद कीजिए मोबाइल, नहीं बंद होगा क्या। ऑफिस मिनिमम वैल्यू बराबर RS 0.6। ये क्या है, जापानी येन। ये है
जापानीज येन। ओके, सी नंबर आइए। व्हिच टू कंट्री, एवं देखिए जो भी सीख रहे हैं अपनी आत्मा पर हाथ रख करके, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को हम कहते हैं, अगर यही सवाल ए नंबर सवाल सीखे बी, तो कोई भी बॉर्न बेबी भी बता देगा बी। इसको जो नहीं बताएगा अंधा ही है। लेकिन ये जो है स्मार्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो सीखे हैं, अगर आप लाइक नहीं यूट्यूब पर कर रहे हैं तो ऊपर में आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी को रिटर्निंग आप एक बटन दबाने पर भी आपको भारी लगता है क्या, लाइक का? हाँ, नहीं सीखे हैं, आप जानते ही हैं आप ब्रह्म हैं, तो मत लाइक कीजिए। लेकिन यह नहीं हो सकता है 10 दूनी 20 सवाल बनाए और आप एक ही भी सवाल में कहीं आपको कोई चीज़ सीखने नहीं मिला, यह भी थोड़ी पचने वाली बात नहीं है। यह भी कह दिए, जवाब देना पड़ेगा ऊपर वाले को। किसी की ईमानदारी मेहनत के साथ जहां सीखे हैं आप लाइक कीजिए, बटन दबाइए। और जो सब सीख रहे हैं, प्रतिशत भी सीख रहे हैं, वो तो 10 हाथ से लाइक कीजिए। और जो केवल एक ही सवाल सीखे, अगर मान लीजिए इसी में ए से लेके जी तक एक सवाल आप गलत बनाते थे और वह इस वीडियो से, प्रकाश सर के सॉल्यूशन से सीख लिए, तो लाइक दीजिए। हम पैसा तो नहीं मांग रहे हैं आपसे। तब क्या which two country currency value fall in the middle of all listed currency value? हमारे पास जो है, आप देख रहे हैं फिगर में लिस्टेड 10 कंट्रीज है, लिस्टेड 10 कंट्रीज है। तो 10 कंट्रीज को कहता है मिडिल में 2 कंट्री कौन है। तो मिडिल जो है नॉन टेक्निकल रूप में नहीं बताइएगा, ठीक है। मिडिल 5वां और 6ठा होगा, मिडिल होगा 5वां और 6ठा। लेकिन ऑर्डर में जब आप सजाइएगा तब 5वां और 6ठा आपका कहना उचित है। ऑर्डर दैट इज या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तब जाकर के जो देश 5वां है और देश 6ठा जो है वही मिडिल देश कहलाया। वह क्या कहलाया? मिडिल देश कहलाया। तो सबसे पहले 10 देश को आप क्रम में सजा दें। 10 छोड़िए ना, सभी देशों की मुद्रा को क्रम में, ऑर्डर में, क्योंकि बिना क्रम का मिडिल कैसे होगा? बिना क्रम का जो मिडिल अगर आपका हो गया तब भी परीक्षा में टीचर 0 नंबर देंगे। वो भगवान भरोसे आपका आंसर निकल गया। हम आपको मिडिल देश कौन है 2 गो, आप क्रम में नहीं सजाए, मुद्रा को क्रम में सजाइएगा तब न मिडिल देश होगा। सभी देशों की मुद्रा को, देश ही नहीं है, मुद्रा को क्रम में सजाने पर यहां ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते क्रम या घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोग तय कीजिए किस क्रम में सजाना। असेंडिंग, ठीक है। RS 0.6, 12.6, 13.5,
21.6 कोमा 57.8 कोमा 63.6 68.6 89.6 कोमा डॉट डॉट कीजिए, गधा वाला काम नहीं कर सकते हैं। 4 गो छोड़ दिए, ये 1 2 3 4 और 4 गो इधर वाला छूटेगा। मिडिल यही दोनों होगा, मिडिल ये दोनों होगा। अगर 10 लिखेंगे ना तो हमारे ऐसे टीचर 1 नंबर काट लेंगे। हमको क्या जरूरत है 10 का? हमको 5वां और 6ठा चाहिए। हमको क्या चाहिए? 5वां और 6ठा देश का करेंसी। मिडिल मिडिल है कि नहीं? 5वां और स्पष्टतः स्पष्टतः कनाडाई डॉलर यही है मिडिल। ये क्या है? मिडिल। एवरेज पूछता तो तब दोनों को जोड़ के भगा देते, लेकिन दोनों देश का नाम पूछ रहा है, दोनों देश का पूछ रहा है। मिडिल यही हुआ। 5वां और 6ठा मिडिल होगा 10 में। 4 इधर छूटा और 4 उधर छूटा, बीच में रहा 10। मिडिल में यही है। कनाडाई डॉलर का कितना है मान? 63 बहुत खांसती हो। और बाप रे बाप, सिंगापुर डॉलर RS 68.6। स्पष्टतः कनाडाई डॉलर एवं सिंगापुर डॉलर सूचीबद्ध मुद्राओं के मूल्यों के बीच मिडिल में आता है। अब देखिए, दैव संयोग से फिगर देखिएगा तो मिडिल में यही दोनों है, CD और SD, कैनेडियन डॉलर और सिंगापुरी डॉलर। वो सीधे अगर जो लिख देगा ना, टीचर 0 नंबर देंगे। यह भी आपको कह देते हैं, वो रेंडम दैव संयोग से ठीक हो गया। आपका बनाने का एक डिसिप्लिन होती है। ये मीडियन है। ये क्या है? मीडियन। मीडियन को डेटा जब निकालते हैं, ओड रहता है तो निश्चित रूप से मिडिल मिल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ओड में भी मिडिल डायरेक्ट कैसे मिलता है? ऑर्डर में से देना पड़ता है।
डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर जब इवन रहेगा तो वहाँ मिडिल 2 आएगा, मिडिल 2 आएगा। तो डिजिट का अगर मिडिल पूछेगा तो उस दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दी जाती है। क्या की जाती है? 2 से भागा। जैसे इस दोनों को जोड़ करके 2 से भागा तो वो हो गया मीडियन वैल्यू। लेकिन वो आपको नहीं पूछ रहा है, देश का नाम पूछ रहा है, मिडिल में कौन 2 देश आता है। तो इसलिए लिखे स्पष्टतः कनाडाई डॉलर एवं सिंगापुर डॉलर सूचीबद्ध मुद्राओं के मूल्यों के बीच में आता है। ओके, फिगर देखने के बाद नहीं लगता है बीच में वही दोनों देश है? है ना? तो उत्तर कोई लिख तो दे। क्या समझ रहे हैं? मैथिली के टीचर जांचने वाले को क्या 0 नंबर दे देंगे? सीधे बीच वाला उठा के तो सोचेगा बीच वाला 2 देश पूछ रहा है ना, बीच में है कि नहीं फिगर में, 0 नंबर दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये भी था ना कंसेप्चुअल फिगर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि नहीं कंसेप्चुअल? कंसेप्ट बेस। इसमें लिख दीजिए क्वेश्चन के बायां में कंसेप्ट बेस। कौन बनाए थे? अभी सी बनाए थे। तो ये जो है कंसेप्ट बेस, सीधे आंसर मिल जाने से नंबर नहीं मिलने वाला है। कलमों नहीं करता है, वैसने सब कल में रहता है, नहीं चले। ब्रिटिश पाउंड का मूल्य अमेरिकी डॉलर से कितने प्रतिशत अधिक है? हो गया, गीत गाना शुरू हो गया। कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत अधिक, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कहिए या अधिक कहिए, बात एक ही है। बराबर कितना है? ब्रिटिश पाउंड 104 और अमेरिकी डॉलर कितना है? 89.6 बटा 89.6 गुना बराबर ई। आंसर निकल गया। अभी तो जस्ट पिछले हिसाब में हम लोग प्रतिशत अधिक प्रतिशत कमी निकालते निकालते थक गए। बोलो ना, तुम जब नहीं आती थी तो हमको 30.580 कितना 30.8 घर गई, एक ही दिन में नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ हो गया है, गलत है। देखो सर आंसर बोलना है कि बोलो ना बेटा, आंसर बोलो ना, आंसर ही बोलना है। देखी नहीं एगो को हम बोल दिए 31.03 लिखो। हाँ। ओके बेटा, 31.03% आंसर। चलो इन नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जापानी इन यूरो? यूरो में जापानी येन का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है ये किस टाइप का है? ए टाइप का है। जी ये टाइप का ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। हमको जापानी येन का जो कीमत बतलाना है, मूल्य बतलाना है, किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में? यूरो के रिस्पेक्ट में। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा 1 यूरो, 1 नहीं, चित्रानुसार RS 103.2 यूरो का मूल्य यही ना है, यही ना है, जी बराबर 1 यूरो। जी वैसे ही बना रहे हैं जैसे बनाए थे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। इसीलिए RS 1 बराबर क्या होगा? 1/,
103.2 यूरो। सहमत है कि नहीं? इसीलिए RS 0.6 बराबर क्या होगा, इसमें 0.6 गुना हो जाएगा। 0.6 गुना अगर होगा तो नोमिनेटर ही ना होगा, बटे 103.2। 103 जैसे वो बनाए थे वैसे ही बना रहे हैं यूरो। अब ये तो हो गया, या इसको लिख सकते हैं ना, इसको जापानी येन, जापानीज येन 1, इसी को लिखे 0.06 बराबर। अब इसको भागा दीजिए 1/, पहले 6/1032 होगा, 6/1032 यूरो कट जाएगा 1/172 यूरो बराबर 0.006 यूरो। यह भी नियरली होगा, यह नहीं एग्जैक्ट कट जाएगा, लेकिन यही बोला जाएगा, आंसर हो गया। 1 जापानी येन बराबर 0.006 यूरो। 1 जापानी येन का जो वैल्यू होगा यूरो के रिस्पेक्ट में 0.006 यूरो। यही ऐसे ही बनाए थे हम ए नंबर भी सवाल, जहाँ की पूछा था आप जो है यूरो का वैल्यू जो है अमेरिकी डॉलर में बताइए, पूछा था ना। यहाँ पूछा था येन का वैल्यू जो है आप यूरो के संदर्भ में बताइए। ऐसे ही सोल्व भी किए थे कि नहीं ए नंबर में। जिससे ए बनेगा उससे ई भी बनेगा। ए नहीं बनेगा, ए गलत होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसका ई सही हो जाएगा, उसका ई भी गलत होगा। दैट इज, उस स्थिति में टीचर स्मार्ट क्वेश्चन सेट करने में 10 नंबर उसका काट लिए। 36 में 26 आया था, 36 में कितना आया? इसी तरह घट जाता है ना, कहीं कहीं दे देता है IQ टेस्ट, निकाल लिए आप लोग। अब ये सब हिसाब भी कोई यूट्यूब पर गलत फलत बना करके निकल जाए तो दुर्भाग्य न है। बना ली, समझ गई ना? हाँ, कोई दिक्कत? ये जो है जापानी येन का जो अभी तुम वैल्यू बताई जो 0.006 यूरो, इसी को बोलते हैं येन का मूल्य जो है यूरो के संदर्भ में, रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जापानी येन इन यूरो, है कि नहीं क्वेश्चन? चलिए अब तो फिर वही गीत गाएंगे जो कि सब दिन से गाते हैं। हाँ, F, how much percentage Singapore dollar has larger value than US डॉलर? बस प्रतिशत कमी। अब बची बात, परीक्षा में पूरा लाइन लिखना है तो लिखिए प्रतिशत कमी सिंगापुर डॉलर का अमेरिकी डॉलर से। अमेरिका डॉलर क्या है? 89.6। सिंगापुर डॉलर क्या है? 68.6। अब बटा क्या बोली? बाय क्या बोली? पागल होगी, कमी है ना।
ये अब कहोगी नहीं देखे, बीपीएससी विद्यार्थियों ने निर्दोष बनो, 0 नंबर आ जाता, 0 नंबर आ जाता। हम क्यों यहाँ जरा भी रुके, हम बोले बटे क्या होगा, तुम लोग बोल दी प्रतिशत यह कमी न है, कमी में 89.6। कोनो पहली बार ऐसा कर रहे हैं क्या? करते करते तो 60 बरस मेरा हो गया, आज से पढ़ा रहे हैं, 36 बरस हो गया पढ़ाना। ठीक है आया 23.44। तो ऐसी बात थोड़े है जो कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमको क्लास लेना है कि नहीं। अब जी लीजिए, अब सबको जाते जाते कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है क्वेश्चन में। इस 10 मुद्राओं में से रुपये के मूल्य के संदर्भ में कौन 4 देश प्रमुख हैं? ये 10 को देश जो है स्वाभाविक है, 4 देश प्रमुख रुपये के संदर्भ में, यानी जिसका रुपया का जो है ज़्यादा उसका वैल्यू हो जाता है उस देश का मुद्रा का। तो 4 को कौन कौन होगा? और हाँ बस, क्या जाते जाते सवाल कोल्ड ड्रिंक पिला दिया ना सबको। इस 10 मुद्राओं से रुपये में कौन सा 4 देश प्रमुख है? प्रमुख 4 देश, बीपी, वहां नहीं बीपी लिखना, समझे। SF, हम निकलना चाह रहे हैं क्लास से, इसीलिए यूरो एंड, अभी एंड लिखेंगे तो कट जाएगा वहां, एंड US डॉलर। हो गया आंसर। आई थिंक ये तो बच्चा वाली आदत है आंसर लिखना, ये आंसर नहीं लिखेगा तो क्या, ये क्या है, प्रश्न है क्या? बाय, फिर मिलेंगे इसी बिहार नमन के मंच पर। बाकी जो टाइम टेकिंग वाला सवाल है 7, 8 वो सोमवार को आप लोगों को बता देंगे। बट ये सब क्वेश्चन पब्लिक रूप में इतना सामाजिक सवाल यार बताने का चीज नहीं है, बनाना है आप लोगों को। ये क्या मतलब टब भर पानी में नहाते हैं, आइए दरिया में पूरे छलांग लगाइए, मेजर सवाल यार बनाइए, मेजर सवाल बनाइए, टेबुलें बनाइए तो 66वीं का टेबल का डी बना के जरा प्रकाश सर से बात करें, जो सही बनाते हैं कि गलत बनाते हैं। स्टैंडर्ड सब का क्वेश्चन, ये सब तो बहुत सिंपल था, बट कहीं कहीं सीखने जो मिला, सिंपल रहेगा तो सिंपल ही बनाना पड़ेगा। और यह भी है, जो है भी टेबल और पाए, वह मेरे लिए BPL ही है, बहुत सिंपल है, ऑनलाइन पढ़ाने का चीज नहीं है। बट आप लोगों को सोल्व कर देंगे। करेंट एग्जाम हुई है, सोल्व कर देंगे। ऐसी बात थोड़े है 70वीं का पाई डायग्राम के कुछ पार्ट बहुत गलत बनाते हैं, तो बनाते रहें गलत।